रामलाल जी को जब बेटे और बहू ने मिलकर अपने गैराज वाले कमरे में बंद कर दिया और सब लोगों के सामने ये साबित कर दिया कि उनके पिताजी पागल हो गए हैं और वो लोग उनकी पेंशन पर मौज करते रहें, तब एक दिन अचानक कोई ऐसा व्यक्ति उनके घर आता है जिसको देखते ही सब चौंक जाते हैं और उसने रामलाल के बेटे और बहू को ऐसा सबक सिखाया कि उनकी रूह कांप गई। आगे की कहानी सुनिए। रामलाल रोज की तरह आज मॉर्निंग वॉक पर निकले और वो अपने विचारों में इस कदर खोए थे कि वे अपनी कॉलोनी से कब बाहर निकल आए और कब मेन रोड पर पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। वे रोड के किनारे के फुटपाथ से उतरकर मेन रोड के किनारे किनारे चलने लगे। उनका ध्यान न तो गाड़ियों की आवाजाही की ओर था और न उनके हॉर्न की ओर। वे न जाने कब तक ऐसे ही चलते रहते, यदि पीछे से आ रही गाड़ी के लगातार बजते हॉर्न ने उनको खींचकर अपने विचारों की दुनिया से बाहर न निकाल दिया होता। अरे जनाब, सवेरे सवेरे पत्नी से लड़कर घर से निकले हैं क्या? हॉर्न बजाने वाली कार के अंदर से झांकता हुआ एक चेहरा उनसे परिहास के स्वर में बात कर रहा था। रामलाल चाकर फुटपाथ पर चढ़ जाते हैं। उनकी सांस थोड़ी सी फूल जाती है, मानो वह कई किलोमीटर दौड़ लगाकर आ रहे हों। कार वाले व्यक्ति की दृष्टि जैसे ही रामलाल पर पड़ती है, वो चौंक उठता है। अरे रामलाल, तुम? और रामलाल अपनी सांसों को थामते हुए उसकी ओर देखते हैं, पर उनके चेहरे पर परिचय के कोई भी चिन्ह न पाकर वह व्यक्ति कार से बाहर आकर उनकी तरफ बढ़ता हुआ उत्कंठ स्वर में बोलता है, क्या यार रामलाल, पहचाना नहीं क्या? मैं क्या, तू भी तो बूढ़ा हो गया है और अपने बचपन के दोस्त को नहीं पहचाना? अब रामलाल उस चेहरे को गौर से देखते हैं। अरे ये तो उनके बचपन का दोस्त हरिओम है, उनकी खुशी का पारवार नहीं रहा। अरे साले तू! वे अपने चिर परिचित अंदाज में खुशी से चीख ही पड़ते हैं। दोनों दोस्त एक दूसरे से गर्मजोशी से गले मिलते हैं। आखिर क्यों ना मिलते? दोनों की मुलाकात 30-32 वर्षों के बाद होने जा रही थी। अरे यार जरा धीरे, हार्ट पेशेंट हूँ, थोड़ा हंसते हुए रामलाल बोले। कुछ नहीं होगा, हंसते हुए हरिओम ने जवाब दिया। पर ये बता, तू यहाँ नेशनल हाईवे पर कैसे घूम रहा है? हरिओम ने पूछा। नेशनल हाईवे पर? रामलाल बड़बड़ाए और जब अपने चारों ओर निगाह दौड़ाई तो उन्हें मान हुआ कि वास्तव में वे अपने घर से करीब 2 किलोमीटर दूर निकल आए हैं। तभी हरिओम ने उन्हें टोका। क्या बात है यार, बताना। कुछ नहीं ओमी, उन्होंने धीरे से कहा। वह हरिओम को इसी नाम से पुकारा करते थे और कोई समय होता तो हरिओम अपने पुराने नाम को सुनकर बेहद खुश होते, पर वह उनके चेहरे को देखते हुए अचानक गंभीर हो गया और उनका हाथ पकड़कर बोला, चलो घर चलते हैं। घर? रामलाल हड़बड़ा जाते हैं, मानो चोरी पकड़ ली गई हो। मैं तेरे घर नहीं, अपने घर चलने की बात कर रहा हूँ। हरी ने मानो उन्हें बचा लिया। फिर कभी यार, आज नहीं। वह जान छुड़ाते हुए बोले, नहीं आज ही। हरिओम जिद पर ही उतर आया। इतने सालों बाद आज तो मिले हो, फिर कहीं खिसक गए तो पता नहीं कब मिलो। उसने ठिठोली की। अरे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, उन्होंने हल्के प्रतिरोध के स्वर में कहा। शायद वह स्वयं चाहते थे कि हरिओम उन्हें अपने घर ले जाए। ठीक है, पहले तेरे घर ही चलते हैं, उन्हें बता देंगे, फिर मेरे घर चलेंगे, ओमी ने तुरंत कहा। रामलाल न जाने क्या सोचकर घबरा उठे और हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, चलो तुम्हारे ही घर चलते हैं। कहते हुए कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गए। क्यों बे, अपने घर लेकर जाने से डरता है? कहीं भाभी से चाय की फरमाइश न कर बैठूं? हरी ने चहल करते हुए कहा। भाभी? रामलाल अस्फुट स्वर में बुदबुदाए, फिर धीरे से सिर झुकाकर बोले, तुम्हारी भाभी तो मुझे 5 साल पहले ही छोड़कर जा चुकी हैं। माफ़ करना यार, अनजाने में ही तुम्हारे जख्म कुरेद दिए। मुझे बेहद अफसोस है, हरी ने दुखी स्वर में कहा। कोई बात नहीं, तुम्हें कैसे पता चलता? वह धीमी आवाज़ में बोले। पर यार, तुम्हें मेरे घर चाय पीने तो चलना ही पड़ेगा। मुझे लगेगा तुमने मुझे माफ़ कर दिया। हरिओम के स्वर में इसरार था, वह इनकार नहीं कर सके। हरिओम सदर में रहते थे और जबलपुर का ये इलाका अंग्रेज़ों का बसाया हुआ था। जब जबलपुर कमिश्नरी थी, आज के समय ये काफ़ी पोश इलाका माना जाता है। अंग्रेज़ों के ज़माने के बड़े बड़े बंगले आज भी मौजूद हैं और उन्हीं में से एक हरी का भी है, जो उनके दादा को ब्रिटिश शासन में हाई कोर्ट के जज की हैसियत से मिला था और फिर उन्हीं के नाम अलॉट कर दिया गया। जब रामलाल ने
उनके बंगले में प्रवेश किया तो बचपन और जवानी के दिनों की बहुत सारी यादें कौंध गईं। हाँ, उन्हें थोड़ा परिवर्तन दिखाई दिया। बंगला को रिनोवेट करा थोड़ा आधुनिक रूप दिया गया था। वह लोग बाहर लॉन में बैठ गए। उन्होंने काफ़ी सालों बाद यहाँ कदम रखा था। बचपन और कॉलेज दोनों ने साथ साथ किया था और दोनों का लगभग एक दूसरे के घर आना जाना प्रायः लगा ही रहता था। रामलाल के पिता पंडित रामासरे पंडिताई करते थे। वहीं हरिओम के पिता हाई कोर्ट जबलपुर में जज थे। रामलाल का घर बड़ी ओमती में था, जबकि जबलपुर का बेहद पुराना इलाका है। ये छोटी छोटी तंग संकरी गलियों में आबाद मोहल्ला है, जिसमें एक पुश्तैनी हवेली नुमा घर रामलाल का भी है। पिता और उसके पहले दादा परदादा ने पंडिताई का पुश्तैनी धंधा जीवित रखा और बड़ी ओमती में तिवारी पंडित का घर किसी से भी पूछ लिया जाए तो कोई भी उनका हाथ पकड़कर उनकी हवेली के बड़े दरवाजे पर छोड़ आता था। पंडिताई का धंधा रामलाल तक आते आते ख़त्म हो जाता यदि उनके बड़े भाई राम स्वरूप उस पर काबिज न होता। कॉलेज जाने और उस समय के पश्चिम बंगाल में चले नक्सलवाड़ी आंदोलन के समाजवादी विचारों का प्रभाव ये पड़ा कि रामलाल ने अपने पुश्तैनी धंधे को अलविदा कहा। गनीमत ये रही कि वह उक्त आंदोलन का हिस्सा नहीं बने, पर उन्होंने अध्यापक बनने का फैसला किया। पिताजी ने नालायक, कुलंक जैसे न जाने कितने विभूषणों से नवाजा, पर वे टस से मस नहीं हुए। उसी जोश में उन्होंने एमए हिंदी प्रथम श्रेणी में कर लिया और उसी दौरान न जाने क्या सूझी कि राज्य प्रशासनिक परीक्षा में बैठ गए और पहली बार में ही उत्तीर्ण डिप्टी कलेक्टर बन खानदान का नाम भी रोशन कर दिया। उनकी पहली पोस्टिंग सागर में हुई और वह फिर 30-32 सालों तक जबलपुर के बाहर ही रहे। केवल तीज त्योहारों पर ही घर आना जाना होता था और तभी वह जी भर का मेहमान नवाजी का लुत्फ अवश्य उठाते थे। समय पर प्रभा से विवाह हुआ और वह एक अच्छी पत्नी व बहू साबित हुई, पर दोनों संतान सुख से वंचित रहे। पर उन्होंने उस कमी को भी समय पर दूर कर लिया। अपने एक रिश्तेदार के पुत्र को गोद लेकर अपने उस सुख को भी पूर्ण कर लिया। लेपालक पुत्र का लालन पालन बड़े यत्न से किया। उच्च शिक्षित व उच्च पदस्थ पुत्र राहुल आज्ञाकारी व स्नेही निकला और उन्होंने उसकी पसंद की लड़की से उसका विवाह किया। पति पत्नी दोनों रिटायरमेंट के बाद अपने पुत्र राहुल के पास आकर रहने लगे। नौकरी के दौरान ही उन्होंने कटंगा में अपने लिए एक डबल स्टोरी 3 बेडरूम वाला मकान बनवा लिया था, जिसमें उनका पुत्र राहुल रह रहा था। 5 साल किस तरह हंसते खेलते गुजर गए पता ही नहीं चला। पर एक रात प्रभा सोई तो सुबह चिर निंद्रा में मिली और रामलाल का 40 से 42 वर्षों का साथ छूट गया और साथ ही कुछ ही दिनों में उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाने वाला था। वह स्वयं ये भी नहीं जानते थे धीरे धीरे राहुल की पत्नी सुमेधा का रवैया उनके प्रति लापरवाह और रूखा हो चला था। रामलाल वैसे भी कम बोलते थे और बेटे से तो बहू के व्यवहार के विषय में मौन ही साधे रहते थे। अब तो आलम ये था कि राहुल के वास्तविक माता पिता भी आकर डेरा डालने लगे। वे कई कई दिनों तक रहते और सुमेधा के कान भरने लगे। जैसे कि कहा जाता है कि एक झूठ को अगर 10 बार बोला जाए तो वह सच लगने लगता है, वैसे ही कुछ राहुल के साथ भी हुआ। अपने माता पिता द्वारा रामलाल के प्रति अनर्गल प्रलाप को वह भी सच मान बैठा, जिसका परिणाम ये हुआ कि राहुल की उपेक्षा से वे अपने ही घर में पराये होते चले गए। बेटे बहू और पोते पोती की बदतमीजियों ने उन्हें अपने आप में ही सिमटने को विवश कर दिया। अब ये हाल हो गया था कि उनका खाना पीना उनके कमरे में ही पहुंचा दिया जाता। एक तरह से वे अपने ही घर में निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगे। उनका पूरे घर में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। घर के गैराज वाले हिस्से को कमरे की शक्ल दी गई थी और एक दिन उनका बिस्तर वहीं स्थानांतरित कर दिया गया। हालात तो यहाँ तक आ गए थे कि राहुल के माता पिता स्थायी रूप से उसके साथ आकर रहने लगे। रामलाल की
दुश्वारियां और भी बढ़ गई थीं। वह राहुल को उकसाने लगी कि वह मकान अपने नाम करवा ले और वो रामलाल पर इस बात का दबाव बनाने लगा। हद तो तब हुई जब उसने उन्हें जान से मारने की कोशिश की ताकि वह घर छोड़कर चले जाएं, पर किसी तरह से पुलिस सहायता प्राप्त कर वे बचे और अभी भी अपने घर के गैराज वाले हिस्से में रह रहे थे। सुमेधा ने उन्हें खाना देना भी बंद कर दिया था। वे होटल का खाना खाकर गुजारा कर रहे थे, पर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। रामलाल अपने अतीत में इसी तरह विचरण करते रहते यदि हरिओम उन्हें आवाज़ देकर वर्तमान में नहीं लौटाते। कौन सी दुनिया में खोए हो यार, चाय तैयार हो गई है। रामलाल ने देखा उनके सामने हरिओम की पत्नी सरला चाय का कप लिए खड़ी है। वह थोड़ा शर्मिंदा सा हो गए हैं। कैसे हैं भाई साहब आप, काफ़ी सालों बाद मिलना हो रहा है। सरला उनकी ओर चाय का प्याला बढ़ाते हुए बोली। प्रत्युत्तर में वे केवल मुस्कुराकर रह गए। चाय पीने के बाद वे चलने को उद्यत हुए तो हरि उनसे रुकने के लिए इसरार करने लगे, पर वे घर में सबके इंतज़ार करने की बात कह उठ खड़े हुए। हरि ने उन्हें घर तक छोड़ आने की पेशकश की तो उन्होंने कटंगा नज़दीक है कहकर टाल दिया, और जब उन्होंने रामलाल के घर का पता पूछा तो उन्होंने अचानक ही घबराकर कहा कि वह स्वयं ही आकर मिल लिया करेंगे। हरिओम भाप गए कि कुछ गलत है, यानी कि कुछ बात अवश्य है। आखिरकार वह जज रह चुके थे। उन्होंने जिद कर रामलाल से घर का पता ले लिया। उन्होंने बात की तह तक जाने का निश्चय कर लिया। उधर रामलाल जब समय पर घर नहीं पहुंचे तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टे राहुल के माता पिता सोचकर खुश हो रहे थे कि बुढ़ा कहीं मर खप गया होगा, पर सब चिंतित दिखने का नाटक कर रहे थे क्योंकि पुलिस उन्हें वार्निंग देकर गई थी। अब वह रामलाल के खिलाफ कुछ करने की सोच भी नहीं सकते थे। अलबत्ता उन्हें प्रताड़ित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, क्योंकि इतना उनका सोचना था कि वह एक ना एक दिन तंग आकर घर छोड़कर स्वयं ही चले जाएंगे, और इस दिन का उन्हें बेसब्री से इंतजार था। ओम से मुलाकात के बाद रामलाल ने उनसे मिलने की चेष्टा ये सोचकर नहीं कि कहीं ओम उनके घर तक न आ जाए, पर काफ़ी दिनों तक न आने से हरिओम फिक्रमंद हो गए और उन्होंने रामलाल के घर जाने की ठानी। शाम को वे रामलाल के घर ऐसे समय पहुंचे जब सुमेधा और राहुल अपने माता पिता के साथ उन्हें घर से निकालने के लिए प्रताड़ित करने में लगे थे। उन्होंने जैसे ही डोरबेल बजाने के लिए हाथ बढ़ाया तो एक कमरे से कई लोगों के ऊंची आवाज़ में चिल्लाने की आवाज़ आती सुनाई दी। वह चुपचाप गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गए और रामलाल के कमरे के बाहर खड़े होकर अंदर चल रहे वार्तालाप को सुनने लगे। राहुल रामलाल को धमका रहा था कि वे चुपचाप घर उसके नाम कर दें, अन्यथा उन्हें घर में कैद कर दिया जाएगा और धीरे धीरे उन्हें इस तरह से प्रताड़ित करेंगे कि उन्हें एक दिन आराम से पागल घोषित करवा देंगे और छत से धकेल कर लोगों को ये बता देंगे कि उन्होंने स्वयं पागलपन में खुदकुशी कर ली। हरिओम ये बातें सुन रहे थे और उन्होंने उसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर लिया। वह धीरे से कमरे में दाखिल हुए तो रामलाल हड़बड़ाकर उठ बैठे। अरे हरिओम, तुम कब आए? अभी अभी, जब तुम्हें ये मिलकर धमका रहे थे। कड़वाहट भरे स्वर में वह बोले। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रामलाल अन्यमनस्क होकर बोले। तुम अभी चलो मेरे साथ, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ और मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है। फिर कुछ रुककर ओम बोले। तभी तुम मुझे उस दिन अपने घर का पता देने से कतरा रहे थे। अरे यार, किस घर में खटपट नहीं होती? रामलाल ने सफाई देनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं अंकल, हम तो पापा से। राहुल कुछ और भी कहना चाहता था पर हरिओम ने उसकी बात काट दी। तुम तो रहने दो, मैंने अपने कानों से सुना है, पता चल गया है तुम कैसे बेटे हो। हरिओम रामलाल को समझा बुझाकर अपने साथ ले आए, पर वे हरिओम के घर नहीं गए। तब हरिओम रामलाल को एक वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं और उनके ठहरने का इंतज़ाम करते हैं। रामलाल के पास रुपए पैसे की कमी नहीं है, पर वह बुढ़ापे में इस तरह वृद्धाश्रम में रहेंगे उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन्हें अपना घर परिवार होते हुए भी दर दर भटकना पड़ रहा था। हरिओम अब रामलाल को समझाते हैं कि अपने लिए पालक बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल कर दें, पर उनके संस्कार उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देते। न जाने कैसे राहुल को उनके रहने की जगह का पता चल जाता है।
वो वहीं पहुंचकर उन लोगों के सामने बेइज्जत करता है और ये जताने की कोशिश करता है कि वह पागल हो गए हैं और वो उनकी देखभाल के लिए घर ले जाना चाहता है। वो उन्हें जबरन वापस घर ले आता है और गैराज वाले कमरे में कैद कर देता है। अब वो रामलाल को और भी अधिक तंग करने लगता है, पर ओम को किसी तरह से पता चल जाता है और वो उन्हें वापस अपने घर ले आते हैं। वे रामलाल को समझाते हैं कि ऐसे नालायक बेटे को जायदाद से बेदखल नहीं करोगे तो उसको उसके किए की सज़ा नहीं मिलेगी और वो उनको नुकसान पहुंचाने की फिर से कोशिश कर सकता है। अब वे ओम की बात को अच्छी तरह से समझ जाते हैं और उसे उसके परिवार सहित अपनी संपत्ति और मकान से बेदखल कर देते हैं। रामलाल आज अपने घर जानकी सदन में बैठे अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचते हुए उन्हें एक बार वास्तव में लगा था कि शायद वह कभी भी उस घर को दोबारा पा भी सकेंगे या नहीं। वह मन ही मन हरिओम को धन्यवाद कर रहे थे, जिसने उन्हें उनके लेपालक बेटे के चक्रव्यूह से बाहर निकाला था। अन्यथा वे न घर के रहते न घाट के। आज वे शायद महीनों बाद इत्मीनान से हाथ में अखबार लेकर पढ़ रहे थे। उन्होंने घर के काम के लिए एक बाई और खाना बनाने वाला रख लिया था। अखबार के रविवारी संस्करण पर वे गाहे बेगाहे निगाह डाल रहे थे, पर मन अतीत की गलियों में ही भटक रहा था। वे अपने विचारों की गंगा में न जाने कहाँ तक का यूं ही डूबते डूबते उतरते रहते कि अचानक उनकी दृष्टि के लेख के शीर्षक पर जाकर ठहर गई। लेख का शीर्षक था 60 के पार, दूसरी पारी के लिए हों तैयार। शीर्षक उन्हें काफ़ी दिलचस्प लगा। उन्होंने लेख पढ़ना शुरू किया और वे उसमें डूबते चले गए। उन्हें लग रहा था मानो लेखक ने उन्हीं लक्ष्य करके लेख लिखा था। वह लेख पढ़कर उन्हें आश्चर्य हुआ कि लेखक कैसे उनकी मानसिकता को भाप गया। भारत में रिटायर व्यक्ति यही सोचता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कमा लिया, बहुत काम कर लिया और आराम करने के दिन आ गए। पेंशन के सहारे ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। एक तरह से 30-35 साल व्यस्तता से लबालब ज़िंदगी गुजारने के बाद अचानक से जैसे चलती गाड़ी को ब्रेक लग जाता है, वैसे ही कुछ रिटायर व्यक्ति का हाल होता है। रिटायरमेंट के बाद के कुछ दिन तो आराम से कट जाते हैं, पर जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वक्त काटना मुश्किल लगने लगता है। पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन के सहारे ज़िंदगी गुजारने की मानसिकता के चलते वे इस बात को मानना ही नहीं चाहते कि चलते रहने का नाम ही ज़िंदगी है। दिन भर खाली बैठने से ज़िंदगी में भी खालीपन भरता जाता है और उसे भरने के लिए घर के दूसरे सदस्यों की दिनचर्या की ओर ध्यान देने लगते हैं। परिणाम स्वरूप वह उनके कामों में अनचाही दखल देना शुरू कर देते हैं और वह गाहे बगाहे उन्हें बिना मांगे ही सलाह देने या उनके कामों में मीन मेख निकालने लगते हैं। धीरे धीरे घर के सदस्य उनकी बातों की अनदेखी करना शुरू कर देते हैं और इसे वे अपनी उपेक्षा के रूप में लेने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वह अभी तक घर में कमाकर लाते थे तो उनकी पूछ परख होती थी और अब जब कोई काम नहीं है तो उनकी उपेक्षा की जा रही है। उन्हें परिवार के लोग स्वार्थी और मतलब परस्त लगने लगते हैं। धीरे धीरे वे अपनी सोच में घिरने लगते हैं और हीनता के शिकार हो जाते हैं। इस उम्र में इस विचार के साथ व्यक्ति डिप्रेशन में भी जा सकता है। लेख का सार यही था कि व्यक्ति रिटायर होने के बाद के जीवन की तैयारी नहीं करता है तो उसे ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाता है। वास्तव में नौकरी से रिटायरमेंट का मतलब जीवन की व्यस्तता से रिटायर होना नहीं होता, बल्कि जीवन को एक और सार्थक काम में लगाना होता है। सच तो ये है कि रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी के बारे में एक पुनर्निश्चित सोच के कारण ही व्यक्ति एकदम से जीवन में समय के कारण उभरे खालीपन के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता और उसे समझ नहीं आता कि वह अब क्या करे। उसके जीवन में एक खालीपन भर जाता है और ये उसकी खुद की ही उपजाई समस्या है। रामलाल जैसे जैसे लेख पढ़ते जा रहे थे तो उनके सामने मानो बहुत समय से बंद पड़ी खिड़कियां एक एक करके खुलती जा रही थीं। उन्हें स्वयं ही लगने लगा कि वे अब तक कितनी नादानी कर रहे थे। लेख पढ़कर वे अखबार फोल्ड कर रहे थे, तब उनके चेहरे पर एक खुशी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपने जीने का उद्देश्य मिल गया हो। वे मन ही मन किसी निश्चय पर पहुंच चुके थे।
अचानक से उन्हें लगने लगा था कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। वह एक नए उत्साह से अपने बारे में सोचने लगे। उनके कदम अपने स्टोर रूम की ओर स्वयं ही बढ़ चले। गोपाल, जो उनका खाना बनाता था और भी घर के काम किया करता था, ने उन्हें स्टोर रूम की तरफ जाते देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। वो भी उनके पीछे चल पड़ा। बहुत दिनों के बाद स्टोर रूम खुला था और उसमें धूल धक्कड़ भी हो रही थी। दरवाज़ा खुलने के साथ ही सीलन की गंध बाहर तक आने लगी। वे रूम के अंदर खड़े नहीं हो पाए। उन्हें खांसी आने लगी। गोपाल उनके पीछे लपका और कहा, काका, आप बाहर आ जाएं, क्या चाहिए मैं निकाल देता हूँ। उन्होंने उससे स्टोर रूम साफ करने को कहा। रूम साफ हो जाने के बाद उन्होंने एक बंद संदूक खोलकर कुछ फाइलें निकाली और बाहर लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठकर उन्हें देखने लगे। ये उनकी स्केच फाइल थी। नौकरी पर जब वे नए नए लगे थे तो उनका ये शौक परवान चढ़ने लगा था। वे बहुत अच्छे लैंडस्केप बनाते थे, जो कि पेंसिल से बनाना बेहद मुश्किल था। उन्हें लगा अब इस शौक को ही क्यों ना पूरा किया जाए। वह जल्दी ही बाजार से ड्राइंग शीट्स और H और B सीरीज़ की ब्लैक पेंसिल ले आए। अब वे थे, उनका समय था और उनका स्केचिंग आर्ट। उनके इस आर्ट का कुछ प्रचार गोपाल ने कर दिया, जो शाम के समय कॉलोनी के अपने जैसे कुछ नौकरों के साथ मिल बैठा करता था। अब आस पड़ोस के बच्चे भी उनसे सीखने आने लगे और उनके दादा दादी और नाना नानी, जो उनके जैसे रिटायर्ड लोग थे और कुछ शौक भी रखते थे, उनके साथ आ मिले। रामलाल जी, जो अकेले चले थे अपनी राह पर, उनके साथ धीरे धीरे उनके जैसे लोगों का कारवां बनता चला गया। ओम को जब पता चला तो वे भी पीछे नहीं रहे। उनका भी गाने का पुराना इश्क जोर मारने लगा और उन्होंने भी अपना ग्रुप बना लिया। अब सबने यही मिलकर तय किया कि इन सब प्रयासों को कोई नाम दिया जाए। इस तरह सृजन नाम की संस्था की नींव पड़ी और जानकी सदन उसका ऑफिस और वर्कशॉप में बदल दिया गया। अगले 2-3 साल बीतते बीतते रामलाल जी अपने 4-5 प्रदर्शनियां राष्ट्रीय स्तर पर लगा चुके थे। सृजन संस्था से सीख कर निकले कुछ बच्चे अपने अपने कला के क्षेत्र में काफ़ी नाम कमा रहे थे। रामलाल जी आज काफ़ी दिनों के बाद आराम से सुबह की चाय की चुस्कियां ले रहे थे कि तभी कुछ डरता सहमता गोपाल उनके पास आया और उसने अपने दोनों हाथों को पीछे कर रखा था। तो प्रत्युत्तर में वह कुछ न बोल सका। फिर उनके जोर देने पर उसने अपने हाथ सामने किए तो उसके हाथों में एक सफ़ेद कागज़ था, जो उसने धीरे से उनके हाथ में रख दिया और तेज़ी से सामने से हट गया। रामलाल जी ने वो कागज़ खोला तो वह देखकर दंग रह गए। वो उनका पेंसिल स्केच था। ऐसा लग रहा था कि रामलाल कागज़ में जीवंत हो उठे हों। उन्होंने आवाज़ देकर गोपाल को पास बुलाया और पूछा कि ये स्केच किसने बनाया है। तो उसने कहा, मैंने। सुनकर वे दंग रह गए। एक होनहार चित्रकार उनके घर में था और उन्हें ही नहीं पता था। वह उससे बोले कि आज से घर का कोई भी काम वो नहीं करेगा। ये सुनकर वो घबराकर रोने लगा कि उसकी नौकरी चली जाएगी। ये सुनकर रामलाल जी हंस पड़े और कहा, पगले, अब मैं तुझे सिखाऊंगा और अब तू घर का कोई भी काम नहीं करेगा, सिर्फ स्केचिंग सीखेगा। तेरे जैसे होनहार की कला यूं जाया नहीं जाने दूंगा। मेरे बाद तू सृजन संस्था को जीवित रखेगा। गोपाल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। रामलाल जी ने उसे तैयार होकर बाजार चलने को कहा और उनकी अब एक और यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर बताइएगा और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।